बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी एफआर की सीरीज़ चल रही है और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 7 और इसी के साथ हम क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहे हैं। वो अभी फाइनल हो रहे हैं और आपको कुछ अगले दिनों में जितने भी हमने स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए हैं वो आपको क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, लेक्चर 7 की तरफ आते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो क्या है, वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, इसके अलावा हमने IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, फिर हमने IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इसके अलावा IFRS 5 लास्ट लेक्चर में हमने नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल देखा। आज इसी नॉन करंट एसेट को फर्दर आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करेंगे IAS 41 एग्रीकल्चर। IAS 41 एग्रीकल्चर क्या है? जिस तरह हमने बाकी नॉन करंट एसेट्स देखे थे, देखें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो बल्कि लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। बल्कि आजकल तो आप देख रहे हैं कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है लाइफ स्टॉक के अंदर तो उस पे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा वो है IAS 41, जो बात करता है बायोलॉजिकल एसिड्स के ऊपर। व्हाट आर बायोलॉजिकल एसिड्स? ये वो लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स हैं जो एक एंटिटी ने किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखे हुए हैं। तो लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल्स क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल एसिड्स कहलाते हैं। अब बायोलॉजिकल एसिड्स को, जिस तरह हम बाकी एसिड्स को अपना एसिड रिकॉर्ड करते हैं नॉन करंट एसिड में, तो उसी तरह हम बायोलॉजिकल एसिड्स को भी क्या रिकॉर्ड करेंगे? अपना नॉन करंट एसिड रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस तरह इनिशियली हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इनिशियली हम इसे रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। जो भी हमारी पॉइंट ऑफ सेल तक कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट लेस करने के बाद फेयर वैल्यू से जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते तो हम उसको इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। और उसे रिकॉर्ड करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? वही जो हमने IAS 16 में पढ़ी थी कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी, द कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और तीसरी चीज द एंटिटी हैज द कंट्रोल ओवर द एसेट। तो अगर ये तीन कंडीशंस होंगी तब हम अपने बायोलॉजिकल एसेट को एसेट रिकॉर्ड करेंगे। और याद रखें कि जब हम उसे अपना एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हर ईयर एंड पे हम उसको क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करके हम उसकी फेयर वैल्यू देखेंगे और जितना भी उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है उस इंक्रीज को गेन रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डिक्रीज आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी तक हमने क्या बात की कि बायोलॉजिकल एसेट्स लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स हैं। अब आपने अगर एक इन्वेस्टमेंट की, आपने एक पौधा लगा दिया और आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ग्रो करेगा और ये दरख्त बनेगा और इसकी जो वुड है, जो लकड़ी है, इसे मैं सेल करूंगा और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो वो आपका गेन होता जा रहा है। आप उसे हर ईयर एंड पे रीवैल्यू करते जाएंगे और अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्टैंडर्ड में हमने बात की। वो और चीजें क्या हैं? जिस तरह इसमें बात करते हैं बैरियर प्लांट्स की, वो प्लांट्स जो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, जिनसे हमें फ्रूट मिल रहा हो या कोई भी हार्वेस्टिंग या कोई प्रोडक्ट मिल रही हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रही हो, और वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो। जिस तरह आप देखते हैं कि बागात, आपने देखे कि माल्टा है, आम है, कोई भी चीज़ आपने एक इन्वेस्टमेंट की और एक बाग लगाया, तो अब वो जो बाग है, जो बैरियर प्लांट्स हैं, वो IAS 16 में आएंगे, याद रखें, क्योंकि वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। या जिस तरह अक्सर हम ऐड देख रहे होते हैं कि लिप्टन के अपने बागात से चाय आ रही है, तो वो जो बागात हैं वो किस में आते हैं? वो बैरियर प्लांट्स हैं और वो प्लांट्स IAS 16 में आते हैं।
वो IAS 41 में नहीं आते। हाँ, अगर आपने एक फसल लगाई है और जिससे आप हार्वेस्ट करके उसी टाइम आपने गंदम ले ली, आपने उसके अलावा चावल लगाया, तो वो जो आपको गंदम मिल रही है, वो जो उसी टाइम आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रही है, तो वो किस में आएगा? IAS 41 में आएगा। और जब आप वहां से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लेते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो आप उससे, जिस तरह आपने लेट्स सपोज आपके पास जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, और आप उनसे दूध ले रहे हैं, तो वो दूध क्या है? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ जाएगी तो उसके बाद IAS 41 सीज हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? क्योंकि जो चीज फॉर सेल हो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। और इन्वेंट्री के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है हमारे पास? IAS 2 है। तो IAS 41 हमें क्या कुछ बताता है? IAS 41 हमें बता रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में, बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में, बैरियर प्लांट्स के बारे में, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। बैरियर प्लांट्स को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 16 में कितने मॉडल्स हैं? वही 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। इसके बाद अगर हमें कोई ग्रांट रिसीव हो जाए, किसी बायोलॉजिकल एसिड के अगेंस्ट ग्रांट मिल जाए, तो अब हमें ग्रांट का हमें पता है कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 20 है। तो अगर हमें ग्रांट मिलती है तो ग्रांट की भी कितनी कंडीशंस हैं? ग्रांट हमने देखा था एसिड्स से रिलेटेड है या एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो अगर एसिड के अगेंस्ट हमें कोई ग्रांट मिल रही है, बायोलॉजिकल एसिड के अगेंस्ट कोई ग्रांट मिल रही है, कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? अगर तो अनकंडीशनल है तो जैसे ही हमें वो ग्रांट मिलेगी हम उस ग्रांट को अपनी इनकम ट्रीट करेंगे। और अगर कंडीशनल है तो अगर वो कंडीशन अचीव हो गई, फुलफिल कर लिया ऑब्जेक्टिव आपने, तो आप उसे अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे वो ग्रांट वापस करनी पड़ सकती है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या बना लेंगे? क्या क्रिएट कर लेंगे? उसके अगेंस्ट आप प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो ये IAS 41 जो है, ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर हमने देखा कि बायोलॉजिकल एसिड्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन देखी। और इसमें थोड़ी सी और हम बात कर लें। देखिए, आपने एक ज़मीन के ऊपर एक फसल लगाई हुई है, लेट्स सपोज, तो अब वो जो ज़मीन है वो किस में फॉल करेगी? वो IAS 41 में नहीं आ रही। वो हमारे पास, वो जो लैंड है वो हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगी। उसके ऊपर जो हमने फसल लगाई है वो फसल किस पे आएगी? वो 41 में आएगी। और जब हम वहां से हार्वेस्ट कर लेंगे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे लिए क्या होगी? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे लिए IAS 2 इन्वेंट्री कहलाएगी। तो ये हमारे पास कुछ, जो अगर आप कैपलन की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर कुछ अदर स्टैंडर्ड्स के नाम से स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें IAS 41 है, जिसमें IAS 2 है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हमने क्या ऑलरेडी, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, इन्वेंट्री क्या होती है? हर वो चीज़, जो गुड्स जो आप किसके लिए रखें, रीसेल पर्पस के लिए रखें। कौन से 2 मॉडल्स हैं? मेथड्स 2 से ज़्यादा हैं, जिस तरह हमने कहा यूनिट कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, FIFO पे रख सकते हैं, एफको पे भी रख सकते हैं। और इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट NRV मेजर किया जाता है। ये किसकी एप्लीकेशन है? ये हमारे पास प्रूडेंस कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब सारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड सबको हम ऐड करेंगे, हमें कॉस्ट पता चल जाएगी, नॉर्मल लॉसेस ऐड होंगे। NRV क्या होती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, तो हमारे पास NRV आ जाएगी। यूनिट कॉस्ट क्या है? यूनिट कॉस्ट, अगर देखें आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप घर बना के बेचते हैं, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक 10 मरले का घर बनाया और एक कनाल का एक आपने घर बनाया कि आप दोनों की एवरेज लेके एक की यूनिट की कॉस्ट निकाल लें। ऐसा नहीं होगा। अब आप हर किसी की एक सेपरेट स्पेसिफिक कॉस्ट लेंगे, तो ये कौन सा मेथड होगा? यूनिट कॉस्ट मेथड होगा, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आइडेंटिकल आइटम्स हैं तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस तरह अगर मैं चेयर्स बना रहा हूँ, मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एवरेज ले सकता हूँ, एफको मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो IAS 2 बड़ा सिंपल सा और बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, जो कि ऑलरेडी हम FFA के अंदर, F3 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह इसके साथ हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर IFRS 13 फेयर वैल्यू की बात की गई। फेयर वैल्यू पे हमने शायद पहले से सेपरेट वीडियो नहीं बनाई,
तो IFRS 13 क्या बताता है, फेयर वैल्यू को डिफाइन करता है। जिस तरह हमें IAS 30 जो फेयर वैल्यू है वो बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स में भी हमें चाहिए होती है। जिस तरह हम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे हमारे पास कितने मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल। अब फेयर वैल्यू मॉडल में ये फेयर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो फेयर वैल्यू IFRS 13 हमें डिफाइन करता है कि फेयर वैल्यू क्या होती है और कहाँ से आती है। तो ये 3 लेवल्स की बात करता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। कहते हैं लेवल 1 वो लेवल होता है जहाँ पे सेम आइडेंटिकल आइटम्स, जहाँ पे आपके पास मार्केट होती है एक ही चीज के लिए, एक ही चीज अगर एक बंदे के पास है और वही चीज किसी दूसरे के पास है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उन दोनों की एक ही प्राइस होगी, सेम आइडेंटिकल आइटम है। अगर मेरे पास एक कंपनी का एक शेयर है, आपके पास है, तो एक दिन अगर हम उसमें बात करें तो दोनों की सेम प्राइस है, मार्केट है, अवेलेबल है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, लेवल 1। ऐसी चीजों को हम लेवल 1 पे हम मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह लेवल 2 पे कौन सी चीजें आती हैं, लेवल 2 पे वो चीजें आती हैं जिसकी सेम आइडेंटिकल आइटम, मतलब उस तरह का आइटम होता है बट उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एडिशन प्लस या माइनस करना होता है। जिस तरह अगर हम बात करें, हम लैंड की बात करें, एक इलाके का हमें पता है कि पर मरला रेट क्या चल रहा है, तो एक एवरेज है बट उससे कहीं ऊपर भी होगा कहीं नीचे भी होगा कंडीशन को देखते हुए, तो वो कौन सा लेवल आता है, लेवल 2। और लेवल 3 पे वो चीजें आती हैं जहां पे हमारे पास मार्केट नहीं होती, वहां पे मैनेजमेंट एस्टिमेट्स देखे जाते हैं, वहां पे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं। जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं था तो हम मैनेजमेंट क्या कर रही होती थी कि वो हर चीज को, हर एसेट को लेवल 3 के ऊपर लेके जा रही होती थी और लेवल 3 पे मेजर कर रही होती थी। तो उसका क्या नुकसान होता था कि हम अपनी मर्जी से फेयर वैल्यू को ऊपर या नीचे करते थे, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट या लॉस बना लेते थे। तो इसी तरह ये जो हमारे पास चैप्टर 8 की अभी हमने जिस तरह बात की, अदर स्टैंडर्ड्स में हमारे पास इन्वेंट्री है, IAS 2 आ गया। इसके अलावा हमने IAS 41 पे थोड़ी सी बात की और थोड़ी सी बात हमने IFRS 13 फेयर वैल्यू पे की। तो आने वाले लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह हम जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं इसकी हम किट के क्वेश्चंस करेंगे और बाकी फिर हम जो नॉन करंट एसिड्स के अलावा के जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर्स हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं, फिर हम उनकी तरफ मूव करेंगे।